सभी मित्रों को सादर नमस्कार। गज़ल विषय पर अपने अगले वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहरों को बनाने का जो मूल तरीका है वो सरल शब्दों में उसका बेसिक बताने की मैंने कोशिश की। आशा है आप लोगों को सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत लोगों ने कहा भी है कि उनको बहुत लाभ हुआ। आज इस वीडियो में मैं आपको गज़ल को उन बहरों पर सेट करने का तरीका लिख कर बताऊँगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपकी और हमारी दोनों की रुचि बनी रहती है। तो आइए देखा जाए। आपने रुकनों को तो पहचानना सीख ही लिया होगा, जिनकी मैंने चर्चा की। ये क्या है? फाइलातुन है, ये है फाइलुन। जैसे हिंदी में गण होते हैं, उर्दू में रुकन होते हैं, और रुकनों के बहुवचन को अरकान कहा जाता है। जैसे अगर एक बहर में जो रुकन लिखेगा तो हम लोग कहेंगे कि इस बहर में अरकान ये हैं। ठीक है, अब इस गज़ल में जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो होती है काफिया रदीफ। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों तुकांत का ही हिस्सा है। देखिए काफिया रदीफ होता क्या है। मान लिया कि आपने गज़ल के कोई शेर लिखे, पहला मतला ही लिखा, मतले से ही काफिया रदीफ का निर्धारण होता है। मतला यानी गज़ल का पहला शेर, ये सब मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। उसकी ये पहली पंक्ति आपने यहाँ तक कुछ लिखी, फिर दूसरी पंक्ति आपने कुछ लिखी, और दोनों पंक्तियों के अंत में, यहाँ मैं उदाहरण समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, शब्द आए। इस पहली पंक्ति के अंत में शब्द आया। यहाँ मैं हिंदी तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उर्दू तरीका अलग होता है थोड़ा सा। यहाँ मैं हिंदी तरीके से जो होता है ना वही समझा रहा हूँ। देखिए, आपने मतला लिखा, ये एक हो गया आपका मतला। और उस मतले के जो दोनों पद हैं, दोनों मिसरे हैं, पहले मिसरे के अंत में आया जाएगा ही, दूसरे मिसरे के अंत में आया पाएगा ही। यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये जाएगा ही और पाएगा ही में ये जो ही है ना, यही आपका रदीफ हो गया, क्योंकि ये पूरी तरह सेम हो रहा है, सेम टू सेम। जो शब्द पूरी तरह से मिल जाए उसको रदीफ कह के एक तरफ हटाते जाइए। तो इसको रदीफ मान के हमने इधर मान लिया कि ये रदीफ है। अब उसके पहले शब्दों पर आइए जिसमें आधा साम्य हो रहा हो, वही काफिया होता है, उसी में काफिया का निर्धारण होता है। ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं ये पूरी तरह साम्य तो नहीं है। जैसे ये पूरी तरह साम्य हो गया था, ही, इसमें भी पूरा ही है और इसमें भी पूरा ही है। ये तो नहीं, ये तो जाएगा है और नीचे पाएगा है। अब इसी में काफिया को हमको पकड़ना पड़ेगा। तो जाएगा और पाएगा दोनों में मूल ध्वनि क्या आ रही है? आएगा। यही मूल ध्वनि आ रही है ना दोनों पंक्तियों में। जाएगा और पाएगा, इन दोनों शब्दों की मूल ध्वनि क्या है? आएगा। तो यही आएगा ध्वनि जो है ना, इसकी काफिया हो गई। बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा काफिया और रदीफ क्या होता है। कुछ गजलें बिना रदीफ वाली भी होती है, लेकिन बिना काफिया वाली कोई गजल संभव नहीं है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यही है आपको गजल का काफिया और रदीफ का जो फंडा है ना, वो यही होता है। ये जो ध्वनि आई यही हो गई काफिया। तो अब इस हिसाब से सोचिए कि आप जब अगले शेर लिखेंगे उनमें आपको कौन से काफिये चुनने पड़ेंगे जिनकी मूल ध्वनि आएगा हो। तो जाएगा पाएगा में के अलावा आएगा ध्वनि वाली कौन से शब्द हो सकते हैं? खाएगा, इसमें भी आएगा आ रहा है ना। तो इस खाएगा भी एक शब्द हो गया। इसी तरह से और भी जो आपको शब्द आएगा ध्वनि वाले मिलते जाएं वो सब आपके काफिये में अगले शेरों में आते जाएंगे। इसलिए हमको ध्यान ये रखना पड़ता है गजल लिखते समय कि ऐसा काफिया लिया जाए जिसमें संभावनाएं शब्दों की ज्यादा होने। तो कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे शब्दों को चुन लिया जाता है कि उसके काफिये ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर गजल आगे बढ़ेगी कैसे? वो तो वहीं पर रुक जाएगा, शब्द ही आपको काफिये वाले नहीं मिलेंगे। अब चलिए जल्दी से एक वो पंक्ति देख लेते हैं जिसमें बहरों पर सेट करना मैं आपको बताऊंगा। वैसे कोई अलग तरीका नहीं है,
गीतिका वाला जो मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर गीतिका इसी चैनल पर देखिए। उसमें आपको गीतिका में मैंने पूरी तरह साफ साफ बताया है कि आखिर प्लेलिस्ट इसमें कोई भी मापनी पर पंक्तियां कैसे बैठती है। इसके अलावा मैंने जितने छंदों के वीडियो डाले हैं उन सब में मैंने मापनी पर पंक्तियों को सेट करने का तरीका बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में भी आपको मैं बता देता हूं कि पंक्ति को बहर पर सेट कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। यहां देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर एक मापनी देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस मापनी में जो अरकान हैं, अरकान यानी रुकन का बहुवचन, वो हैं फाइलातुन, फाइलातुन, फाइलुन, है ना। इसको कहते हैं, इस बहर को कहते हैं, इस मापनी को कहते हैं बहरे रमल मुसद्दस महजूफ। ठीक है, ये इसका नाम है। तो इसी तरह से अलग अलग बहरों के अलग अलग नाम दिए गए हैं पहचानने के लिए। आप यदि नाम न भी याद रख पाएं तो ये जो क्रम होता है, अलग अलग बहरों का अलग अलग क्रम होता है। जैसे जैसे आप उपयोग करने लगेंगे आपको ये बहरें अपने आप याद होने लगेंगे। इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि आपको बहर पर सेट कैसे करना है, तो ये ठीक वही तरीका है जो कि मैंने गीतिका में अपने पिछले वीडियोज में बताया है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो गीतिका वाला वीडियो देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में अलग अलग बहुत सारे छंदों के वीडियो जैसे जैसे मैं डालता जा रहा हूँ अपलोड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, गजल में भी बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे कि आपने गीतिका में किया। इसमें कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर इस बहर की बात कर रहे हैं हम, बहरे रमल मुसद्दस महजूफ की। तो ये फाइलातुन, फाइलातुन, फाइलुन है। अब देखिए कैसे लिखी गई पंक्ति। ये जो ये मतला है, क्योंकि इसमें दोनों पंक्तियां समतुकांत हैं, और ये उसके बाद का शेर है। तो एक मतला और एक शेर लिखकर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर पूरी गजल लिख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो एक मतला और एक शेर लिख दिया मैंने। इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद इसी तरह से एक मतला आपको बनाना है। उसके बाद एक शेर, दो शेर, तीन शेर, चार शेर, 5 शेरों की एक कम से कम गजल होनी चाहिए। तो अब देखिए इसको बहर पर बिठाया कैसे गया है, ध्यान से देखिएगा, आसान है। दिल हमारा आपका जब हो गया, कोना कोना बाग सा तब हो गया। आप इसमें फाइलातुन, फाइलातुन, फाइलुन को ढूंढ सकते हैं। दिल यानी 2, हमारा 1 2 2, आपका जब, तो आपका का आ 2, पग 1, का 2, जब फिर से 2, हो गया 2 1 2। इसी तरह से कोना कोना बाग सा तब हो गया, को 2, ना जो है यहां पर 1 पढ़ा गया है। कैसे पढ़ा गया है वो मैं भी आपको बताऊंगा। 1 और कोना ये 2 2 आ गया। फिर से बाग सा तब, तो बाग का बा 2, ग 1, सा 2, तब 2, और फिर हो गया 2 1 2। इसी तरह से इस शेर को देखिए आप, मतले को तो आपने देख लिया, अब इसको देखिए। पंछियों से दोस्ती होने लगी, पन 2, छोटा वाला जो छी पर छोटी ई की मात्रा है वो 1, यों 2, से तो 1 फाइलातुन कंप्लीट, दोस्ती हो, तो 2 और दोस्ती को ना, ये यहाँ पर जो आपने पिछले वीडियोज में देखा होगा कि आधे वाले वर्ण को इस पर चढ़ाते हैं, यहाँ वो नहीं होता। दोस्ती को 2 1 2 माना जाता है। तो दोस्ती हो, दोस्ती हो से ये दूसरा फाइलातुन भी कंप्लीट हो गया। ने लगी, तो ये फाइलुन कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इस पंक्ति में, देखिए इस मिसरे में, मिसरा उला और मिसरा सानी जो कहते हैं, सोचते हैं 1 फाइलातुन कंप्लीट, मन गगन कब, दूसरा फाइलातुन कंप्लीट, हो गया फाइलुन भी कंप्लीट। तो इसी तरह से आपको इसमें पंक्तियों को सेट करना होता है। आशा है इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर कठिनाई हुई है, थोड़ा सा इस वीडियो को पीछे करिए, और पीछे करके जैसे मैंने बताया उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, तो यही इस पर बहर पर सेट करने का तरीका है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा मैंने गीतिका वाले वीडियो में बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल वही तरीका इसमें आपको करना है फॉलो। अब जरा देख लीजिए
कि ये जो कोना कोना में ना जो था वो एक कैसे हुआ, वो भी मैं लगे हाथ इसमें आपको बता देता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे इसी तरह से क्लियर होता जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहरों की जानकारी दी कि आखिर बहरे बनती कैसे है, उसकी एक छोटी सी झलक दिखलाई मैंने। तरीका तो वो तो बहुत एक बड़ा विषय है, लेकिन उसका जो एक सार है वो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको सेट बहर पर कैसे करते हैं, और ये जो मात्रा पतन होता है अब उस पर बात हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए मात्रा पतन की बात करते हैं। जैसे अभी आपने सोचा होगा ना कि कोना, ये शब्द तो दो दो है, क्योंकि मित्रों गजल में भी मात्राएं गिनने का तरीका वही है जो कि हिंदी में जिस तरह से हम लोग मात्रा गिनते हैं। आप मात्रा गणना का वीडियो प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर देखिए, मैं सब कुछ डिटेल में यहाँ डाल रहा हूँ और बहुत ही सरल भाषा में। तो उस हिसाब से आपने सोचा कि कोना जो है ये तो दो दो है, लेकिन कोना को यहाँ दो एक कैसे लिया गया। जो भी पंक्ति मैंने आपको दिखलाई उसमें कोना दो एक कैसे हुआ, ये जो ना है ये एक कैसे हो गया। तो मित्रों आप लोगों को मैं इसका जो मेन पॉइंट है वो बता दूं। आ, ई, उ, ए, ओ, ये जो पांच स्वर है ना, ये जो पांच स्वर हैं, इनसे युक्त जो भी व्यंजन होगा आप जरूरत के अनुसार उसको, ये तो वैसे तो ये सभी दीर्घ स्वर हैं, आप समझ रहे होंगे ना, ये देख के आप समझ रहे होंगे कि आ है, बड़ी ई है, बड़ी ऊ है, ए है या ओ है, ये सभी दीर्घ स्वर हैं, यानी इनसे जो व्यंजन युक्त होगा दीर्घ मात्रिक कहलाएगा। लेकिन गजल में जरूरत पड़ने पर आप इनसे युक्त व्यंजनों को दो की जगह पर एक भी मान सकते हैं। तो ये जो कोना का ना है उसमें आ है ना, और यहां हमको एक की जरूरत पड़ी तो हमने कोना को एक मान लिया। अब यहां पर यह अलग बात है कि इस तरह के प्रयोग कम करने चाहिए। ये एक ऐसी चीज है कि ये कोई नियम नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग इतना ज्यादा होता है ना कि एक नियम जैसा ही हो गया। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना है, ये गजल का कोई नियम है कि जहां दो आए एक ये सब वर्ण आएंगे तो हम अपनी सुविधा से उन्हें गिरा दें। नहीं, ये प्रयास मत करिए कि ऐसी स्थिति आए। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है तब आप ऐसा कर सकते हैं। अभी जो पंक्ति मैंने आपको दिखलाई, जो अभी शेर मैंने आपको मतले और उसके बाद का शेर दिखलाया, वो मैंने जल्दी में आपको सिर्फ विषय को समझाने के लिए कुछ भी उसमें लिख दिया है। उसको गजल के शेर से तुलना मत करिएगा कि गजल के शेर वैसे ही लिखे जाते हैं। वो मैंने आपको विषय समझाने के लिए एक उसमें पंक्तियां लिख दी है कि जिससे कि आपको विषय वस्तु स्पष्ट हो सके। उसको गजल के शेर से तुलना करके जो जानकार लोग देख रहे होंगे वो ये ना समझें कि गजल का शेर मैं कह रहा हूं कि उसी तरह से आपको लिखना है। वो सिर्फ मैंने आपको पंक्ति को सेट करने के लिए कुछ लिखा है। आप उसमें जितनी सुंदर तरीके से आप बात कहें, जितनी उसमें शरीयत लाने की कोशिश करें, वो आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपको मात्रा पतन ऐसे ही होता है। जैसे अब बड़ी ई की मात्रा है तो उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे ये ऊ बड़ा ऊ है या फिर ओ है, तो यहां आप एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि मात्रा गिराने के क्रम में ना ऐसा ना हो जाए कि शब्द का अर्थ ही बदल जाए। जैसे मानते हैं कि हमने एक शब्द लिखा चार, ये क्या है, दो एक है, चार है दो, र है एक। तो अगर अब इस चार के दो को हम इस नियम के हिसाब से, आ ध्वनि इसमें भी आ रही है ना, आ ध्वनि आ रही है, तो अगर इसको हम एक करना चाहेंगे तो इसको हमको चार को क्या पढ़ना पड़ेगा, छोटा करके पढ़ेंगे तो चर। अब इस चार और चर का जो अर्थ होता है, कई ये चर बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है, तो ये एक अर्थ बदल गया ना। यहां था चार और ये हो गया चर, क्योंकि चार को जब हम दबाएंगे, छोटा करेंगे, चर जैसा उच्चारित होने लगेगा। तो इस तरह की बातों का ध्यान रखिएगा कि ये
थोड़ा उसी हिसाब से हम लोग लें कि शब्दों का अर्थ बिल्कुल चेंज ना हो जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि वो शब्द ही बिल्कुल खराब हो जाए। ये बातें मात्रा, इसलिए कह रहा हूं कि मात्रा पतन कोई इसका गजल का नियम नहीं है, बल्कि ये एक आपकी सुविधा के लिए इस तरह के प्रयोग होते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग इतने पर ही रुकते हैं। इसके बाद जब अगले वीडियो में बात होगी तो जैसे जैसे आप लोगों की रुचि के अनुसार सवाल आते जाएंगे उस हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।